Hello all, myself Ankur from Ramanujan Academy, the Super 30 of Indore. I teach chemistry for IIT, JEE and NEET, and today onwards we are going to start chemistry from basic to advanced level. I'm just giving you assurance on behalf of Ramanujan Academy कि आपने यदि सारे lectures को बहुत अच्छी तरीके से यदि देखा, जो भी प्रैक्टिस सेशन हम लोग आपको दे रहे हैं यदि आपने उसे डन किया तो आई एम 100% श्योर कि आप IIT, JEE, NEET जैसे एग्जाम्स को बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री. ओके, जब हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत बेसिक फंडामेंटल हमें क्लियर होना चाहिए, जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन हम उसे मगअप कर लेते हैं. अभी जो हम लोग जिस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ को हम स्टडी करेंगे, हम उसे ग्रैस्प करेंगे, इवन हम उसे लर्न नहीं करेंगे, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, हम पढ़ते क्यों हैं. ऑफकोर्स एक आंसर है सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ता है, तभी तो हम जेई या नीट को क्रैक कर पाएंगे. लेकिन यदि हम लॉजिकली देखें कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, हम पढ़ते क्यों हैं, तो उसका रीज़न के लिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ. आप में से सभी लोगों को मालूम है कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. वाई ब्लड इज रेड इन कलर? सभी आंसर देंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. लेकिन हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो ब्लड को रेड कलर देता है? इसका रीज़न यदि आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री. एग्जैक्टली सेम क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर क्यों देता है लीव्स को, इसका भी आंसर केमिस्ट्री में है. चौक क्या होता है, इसका भी आंसर केमिस्ट्री में है. एसिडिटी क्या होती है, हम लोग बहुत कॉमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हमें एसिडिटी हो गई है, हम लोग बोलते भी हैं. एसिडिटी क्या होती है, इसका रीज़न क्या होता है, ये भी केमिस्ट्री में है. तो दैट्स व्हाई वी डू वी स्टडी केमिस्ट्री. ओके, ये तो मैंने आपको केवल इतना बताया कि केमिस्ट्री को पढ़ा क्यों जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर. इट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. हालांकि हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले पार्ट को ज़्यादा नहीं बताया है, लॉज एंड ऑल पहले चालू हो गया है. हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले केमिस्ट्री का लेंगे, देन हम धीरे धीरे हम उस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आएंगे. ओके, चलिए. जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे, जूनियर क्लासेस में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले एक टर्म आप पढ़ते हैं, दैट इज सब्सटेंस और अ मैटर. पढ़ते हैं ना? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सब्सटेंस और अ मैटर? किसे बोलते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे लर्न किया हुआ है कि कोई भी पार्ट, कोई भी सब्सटेंस या मैं बोलूँ कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल, यदि उसका मास होता है, वो स्पेस को कवर करता है, तो हम उसे बोलते हैं सब्सटेंस या मैटर. बिल्कुल सही है, हम उसे सब्सटेंस या मैटर की तरह बोलते हैं. अब ये जो सब्सटेंस या मैटर होता है, यदि मैं इसे केमिकली डिवाइड करना चाहूँ तो केमिकली सब्सटेंस या मैटर जो हमारा होता है, दिस सब्सटेंस या मैटर इट इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड. ऑब्वियसली बात है, एक मिक्सचर भी होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर मैटर. प्योर मैटर का मतलब है जो बिल्कुल प्योर हो, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी ना हो. तो वो कितने टाइप का होता है? एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड. ओके, एलिमेंट का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, किससे मिलकर एलिमेंट बना हुआ होता है? तो एलिमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है दैट इज एन एटम, और बिल्कुल सेम कंपाउंड का जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है दैट इज अ मॉलिक्यूल. मीन्स हम यदि बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली बात करें तो बायो में जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है दैट इज अ सेल. एग्जैक्टली सेम यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का सबसे छोटा पार्ट क्या है जिसके बेसिस पे मैथ्स टिका हुआ है, तो दैट इज अ डिजिट, नंबर सिस्टम जिसको आप बोलते हैं. तो बिल्कुल सेम हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके कारण आप पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, दैट इज एन एटम. तो बिना एटम के इंट्रोडक्शन के हम आगे केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते. हालांकि आपके 11 के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर है, उसका ही हम लोग कुछ पार्ट अभी यहाँ पर कवर करने वाले हैं. लेकिन इफ वी आर हैविंग अ टारगेट फॉर IIT, JEE और नीट, तो हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले एटम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना जरूरी है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम. ओके, तो होता क्या है, सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, एटम से मिलकर बना एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर बना मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलकर बना कंपाउंड. और जब आप कंपाउंड को किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है मिक्सचर. तो ऑब्वियसली बात है, मिक्सचर इज एन इम्प्योर फॉर्म. ओके, तो केमिस्ट्री का जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज एन एटम. क्लियर? अब एटम के बारे में हम लोगों ने आगे जूनियर क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि एटम बेसिकली क्या होता है.
सबसे पहले ये बोला गया था कि एटम को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। लेकिन बाद में डॉल्टन ने बताया था कि एटम को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने सब जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैं केवल एक ओवरव्यू ले रही हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एटम के जो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है जिसे हम बोलते हैं इट्स अ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिससे मिलकर एटम बना हुआ होता है। ये बिल्कुल दिमाग से हटा देंगे कि एटम के पास केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे, व्हेन विल बी गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो हम वहां पर पढ़ेंगे एक्चुअली एटम में केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, अबाउट 20 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनसे 3 स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? तो कोई भी जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग आगे डील करते हैं, तब तक आप ये नोट करते जाएं। मैं यहां पर एटम वाला पार्ट को वापस रिपीट करके लिख रही हूं। यहां पर ये लिया हम लोगों ने एटम, इसके मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है? इलेक्ट्रॉन को सिंबल हम E- से शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, प्रोटॉन के लिए स्मॉल p लिखते हैं और न्यूट्रॉन के लिए n लिखते हैं। ठीक है? आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। मैंने हमेशा बच्चों को याद करने का तरीका बताया है, कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस पे कौन सा चार्ज होता है। N से न्यूट्रल, P से पॉजिटिव, जो बच रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। तो प्रोटॉन P मींस पॉजिटिव, न्यूट्रॉन N मींस न्यूट्रल। जो बच रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है? अब हम बात करें कि जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये कहां पर होते हैं, तब हम उनके चार्ज की वैल्यू एंड ऑल के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपने ये देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि एटम के सेंटर पर होता है न्यूक्लियस। हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये हमारे पास कहलाया न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास इलिप्टिकल शेप का इस तरीके का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है शेल्स, या हम इसी को बोलते हैं ऑर्बिट्स। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस का चैप्टर है, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू बता रही हूं बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए। तो किसी भी एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलिप्टिकल शेप में होता है शेल्स या ऑर्बिट्स। क्लियर? ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? बिल्कुल सही है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये इसके अंदर होता है। और ये जो इलिप्टिकल शेल्स होते हैं, यहां पर रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल हम इसे इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। इसे कंपेयर भी इसी तरीके से किया गया था सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट ऑर्बिट में रोटेट करते हुए इन्हें रिवॉल्व करते हैं या इनके चारों तरफ घूमते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन तो है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, या मैं बोलूं न्यूट्रल है। ये इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। व्हाई? तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स के कारण। ठीक है? एंड ऑब्वियस सी बात है, शेल या ऑर्बिट में चूंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। आई एम नॉट टेलिंग दैट शेल्स और ऑर्बिट्स आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? लेकिन न्यूक्लियस कौन से चार्ज को कैरी करके रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन। क्लियर? न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है। इट्स क्लियर? ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ या जनरल हुआ हमारे पास एटम के बारे में। ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप साइमल्टेनियसली ड्रॉ भी करते जाएंगे।
यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास एंड ऑल, उनके चार्ज की वैल्यू, दीज ऑल थिंग्स आई वाज नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि यहां पर ये हम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये सब कुछ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, देन यू राइट अ सिंबल फॉर द एलिमेंट। सिंबल हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे लिए वो शॉर्टकट रहे। लाइक मैंने यदि आपको बोला कि आप पोटेशियम के बारे में 5 पॉइंट्स लिखें, बार बार पोटेशियम 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 लिखने में टाइम वेस्ट होगा, उसके बजाय आप सिर्फ के लिख देंगे तो इट इंडिकेट्स पोटेशियम। तो वाई सिंबल इज यूज, ताकि हम उसे शॉर्टकट तरीके से हम यूज कर सके और हमारे लिए वो कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, आप जब किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा जूनियर क्लासेस में, 9th में, इवन आप 11th में भी अभी आगे करेंगे, 1 नंबर नीचे लिखा जाता है, 1 नंबर ऊपर लिखा जाता है। इसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ये कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। कभी कभार ऐसा लिखा हुआ रहता है, कभी कभार किसी किसी बुक में या रेफरेंस बुक्स में इस तरीके से भी लिखा रहता है, बात एक ही है। जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला नंबर होता है हम इसे बोलते हैं मास नंबर। मैं अभी इसे एटॉमिक मास नहीं बोलूंगी, इसका भी डिस्क्रिप्शन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कहलाता है एटॉमिक नंबर और ये कहलाता है मास नंबर। इन नंबर्स का कुछ एक इंपॉर्टेंस है जिसके थ्रू केमिस्ट्री आगे बढ़ती है। ये जो बेसिकली एटॉमिक नंबर, आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए एटम का नंबर। एक्चुअली मैं यदि बात करूं तो जैसे कि आप लोगों के स्कूल में अटेंडेंस होती है, आप लोगों का एक रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी का नाम सभी को पता हो, तो रोल नंबर के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस रोल नंबर का नाम ये है। एग्जैक्टली सेम एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर के थ्रू एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं आपको बोलूं कि 21 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ये रखा हुआ है, इसका मतलब 21 एटॉमिक नंबर वाला मतलब स्कैंडियम इज देयर। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक एलिमेंट की पहचान है, आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू हम एलिमेंट को पहचानते हैं। लेकिन बेसिकली हमें एटॉमिक नंबर क्या बताता है? तो बेसिकली हमें एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ये हमें बताता है प्रोटॉन्स के नंबर को, कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आप किसी भी एटम के बारे में जब बात करेंगे तो ये एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है। ये सारी कहानी एटम के डिस्क्रिप्शन में पहले बताया जा चुका है साइंटिस्ट के थ्रू। यदि एटम न्यूट्रल होता है का मतलब क्या हो गया? उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है उसके पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। आ गया? ये वाला पार्ट क्लियर है। इसी के बिहाफ में यदि मैं यहां पर बात करूं तो यदि हमें एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता रहा है, एंड सिंस फॉर एन एटम नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, इट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन के नंबर को बताएगा, और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बताएगा। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर हमें बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की देता है, लेकिन चूंकि एटम न्यूट्रल होता है इसलिए वही नंबर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर हमें बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो बच्चों ने टिक करा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर को। इट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन का नंबर वो कब बताएगा? जब हम एटम के बारे में बात करेंगे। यदि हम किसी आयन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर आपको 100% किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो वो आपको इंफॉर्मेशन देता है केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के बारे में कब बताएगा? इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एटम। ओके, और इसी के अकॉर्डिंगली यदि मैं सोडियम में बात करूं तो चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम के पास प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? 11, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा? 11। मतलब सोडियम इज हैविंग 11 पॉजिटिव चार्ज एंड 11 नेगेटिव चार्ज, बोथ विल गेट न्यूट्रलाइज एंड फाइनली सोडियम विल बी न्यूट्रल। ओके, तो जो एटॉमिक नंबर होगा, हम एटम के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं, जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का डिस्क्रिप्शन देगा और वही इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन देगा। राइट? चलिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मास नंबर क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास राइट नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मास नंबर। सी, आपने कभी ध्यान दिया होगा किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पर होता है। एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ये मार्कर लिया मैंने, है ना।
इस मार्कर को मैंने यदि यहां से उठाया तो देखिए डाउनवर्ड गया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसका हेवी है, हेवी होगा तभी वो नीचे की तरफ जाएगा। बिल्कुल सेम मैंने यहां से उठाया तो देखो ये भी चला गया नीचे, मतलब फिर से ये वाला हिस्सा हेवी हो गया तभी वो नीचे जा रहा है। लेकिन यदि मैंने मार्कर को बीच से इस तरीके से होल्ड किया, नाउ सी ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है, सेटल्ड है, आ गया। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का जहां पर मास था मैंने वहां से इसे होल्ड किया हुआ है। तो किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो उसके सेंटर पर होता है। ये हमारे पास एटम है। सोचिए इस एटम एक तरीके से बॉडी हो गया ना, क्योंकि इसका एक मास होता है, ये एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंस और अ मैटर। तो ये जो एटम है, सोच के बताएं कि इसका मास कहां पर होना चाहिए? सेंटर पर होना चाहिए। सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस है। मतलब इस पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि मास नंबर जो होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आ गया? क्लियर हुआ? हमने कैसे देखा? किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पर होता है और सेंटर पे है यहां पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देयरफॉर ये जो मास नंबर होगा किसके बराबर होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अब थोड़ा सा देखिए, मैं इस फॉर्मूले को यदि मॉडिफाई करूं, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर क्या मैं एटॉमिक नंबर लिख सकती हूं? यस, बिल्कुल लिख सकती हूं। तो मेरे पास आ जाएगा कि मास नंबर दैट इज इक्वलेंट टू, इट इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने दो फंडामेंटल पार्टिकल को निकाल लिया कि प्रोटॉन कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, केवल एटॉमिक नंबर के बिहाफ में, ठीक है। चूंकि मास नंबर इन दोनों के बराबर होता है, प्रोटॉन की जगह पर आई वॉज रिटन एटॉमिक नंबर, और यहां से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब यदि आपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जिसके बारे में हमको जानना था। तो हम सोडियम के बारे में बात करें, सिंस एटॉमिक नंबर इज 11 तो प्रोटॉन विल बी 11, इलेक्ट्रॉन विल बी 11। नाउ हाउ यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 12। तो सोडियम इज हैविंग 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहां तक का पार्ट आप सभी को क्लियर है? ओके, ठीक, इसे आप नोट कर लें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा सारा कुछ। अब हम इसी पार्ट पे 2-3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा कि व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उस आयन पर बेस हमको न्यूमेरिकल करना है, जो जनरली आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारा पार्ट हमारा अगले लेक्चर में होगा। चलिए, कुछ एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। लाइक मैंने आपको दिया आयरन, इट्स 26, 56। फिर दिया मैंने आपको यूरेनियम, दिस इज अ सिंबल ऑफ यूरेनियम, इट्स 235। सपोज एक और एग्जाम्पल में ले लो, दैट इज एल्यूमिनियम 13 एंड दिस इज 27, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं यहां पर यदि बात करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा, प्रोटॉन भी 26 होगा, ठीक है, क्योंकि हम सब एटम के बारे में बात करें। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन आयन, ओके। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 56 में से 26 आप माइनस कर लेंगे तो इट विल बी 30, बिल्कुल सही है। चलिए हम यहां पर बात करें, इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन 92। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 143। देख लेंगे एक बार कैलकुलेशन सही किया ना मैंने, या बिल्कुल सही किया। हम एल्यूमिनियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन भी 13, और हम न्यूट्रॉन बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14। गॉट इट? क्लियर? तो ये हमारे पास था एक एटम का इंट्रोडक्शन कि सिंबल में एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या बताता है। हमें अभी यहाँ पर देखने में लग रहा है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको क्लियर हो जाएगा अगले लेक्चर में। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एटम में एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या इंडिकेट करता है।
कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। देन अब हमारे लिए जो सेकंड लेक्चर होगा इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आयन क्या होता है और उस आयन पर बेस हमको जो न्यूमेरिकल दिया गया होता है वो कैसे होता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, दीज ऑल आर व्हाट, क्योंकि इस पर बेस आपको जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।